साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा। बाबा साहब ने एक किताब लिखी है, किताबें तो कहीं लिखी है कि पर उसकी एक किताब है जात पात का विनाश। ठीक है, इस किताब का 5वां टॉपिक और पेज नंबर 26 पे ये बात लिखी है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसके पास इस प्रकार की किताबें नहीं है। जिसके पास ऐसी किताबें है वो बहुत अच्छी बात है, पर जिसके पास नहीं है वो लोग ज़रूर सुने और वैसे लोगों तक पहुँचाए। जो लोग खुद को ये बाबा साहब ने ये चीज़ लिखी है, जो लोग खुद को बहुत ऊपर समझते या एक दूसरी जाति में शादी करने के लिए मना करते वगैरह वगैरह, ठीक है, तो उनको बाबा साहब ने बताया है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम में कौन कौन से मिश्रण हो चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में बाबा साहब ने बताया। तो हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा, टॉपिक नंबर 5। ठीक है, जाति प्रथा के पक्ष में कुछ लोगों ने जीव विज्ञान का स्वरूप देकर सही साबित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जाति प्रथा के द्वारा वंश और रक्त की शुद्धता की रक्षा होती है। इस संबंध में एथनोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों की राय है कि शुद्ध रक्त या शुद्ध जाति के लोग अब दुनिया में कहीं मौजूद है ही नहीं और अब भागों और सभी भागों में विभाजित और मिश्र या मिलावट हो चुकी है। भारत के लोगों के संबंध में तो यह विशेष तौर से सही है। माननीय D.R. भंडारकर ने अपने लेख हिंदू आबादी के विदेशी तत्व में लिखा है, भारत में मुश्किल से कोई जाति या वर्ग ऐसे होंगे जिसमें देसी मिलावट नहीं हो। मतलब कहते हैं कि भारत में कुछ ही ऐसे वंश होंगे जिसमें विदेशी लोगों के मिलावट नहीं होंगे, मतलब विदेशी लोगों के साथ उसकी शादियाँ नहीं हुई होगी। ठीक है, आगे लिखते हैं। विदेशी रक्त की यह मिलावट केवल राजपूत व मराठा जैसी लड़ाकू जातियों में ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों में भी विद्यमान है, मतलब ब्राह्मणों में भी पाई जाती है। जबकि ब्राह्मण इस भ्रम व कल्पना में मग्न है कि उनकी जाति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं है। अब बाबा साहब ऑलरेडी कहते हैं कि उसमें भी हो चुका है, ठीक है, पर वो लोग अभी उस चीज़ में मग्न है कि उसमें नहीं हुआ। आगे लिखते हैं, जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि जाति प्रथा का विकास नस्लों के मिश्रण को रोकने तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ। ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि जाति की उत्पत्ति उस समय के बहुत बाद से शुरू हुई जब भारत की अलग अलग नस्लें रक्त और संस्कृति के कारण अलग थलग हो चुकी थी। अतः जाति भेद को वंश भेद मानते हुए यह दावा करना भी भारत की विभिन्न जातियाँ विभिन्न वंश के कबीले हैं, यह सच नहीं बल्कि गुमराह करने वाला दावा है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में कोई अंतर का संबंध है? इसी तरह बंगाल व मद्रास के अछूतों में कोई निकट का संबंध हो सकता है? प्रश्नार्थ है। वंश की दृष्टि से पंजाब के ब्राह्मण उसी प्रजाति यानी वंश के हैं जिसके वहाँ के चमार है। मतलब वंश की दृष्टि से देखा जाए तो पंजाब के ब्राह्मण उसी प्रजाति से है जिस प्रजाति से वहाँ के चमार है। ठीक है, मद्रास के ब्राह्मणों व चमार में क्या कोई भिन्नता पाई जाती है? इसी प्रकार मद्रास के ब्राह्मणों तथा पेरिया अछूतों का वंश एक है। मतलब मद्रास के ब्राह्मणों और पेरिया जो अछूत वहाँ के दूसरे कहा जाते हैं उसका भी वंश एक ही है। जाति प्रथा वंश के विभाजन की सीमा तय नहीं करती है। जाति प्रथा एक ही वंश के लोगों का सामाजिक विभाजन है। फिर भी वंशभेद की बात मानकर कोई यह सवाल कर सकता है कि भारत में अलग अलग जातियों के बीच अंतर विवाह के द्वारा वंश और रक्त की मिलावट की आज्ञा दे दी जाए तो क्या नुकसान है? मनुष्य और जानवरों में इतना अधिक अंतर है कि विज्ञान मनुष्य और जानवर को दो अलग जातियों के रूप में स्वीकारता है, लेकिन वंश की शुद्धता में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक भी यह दावा नहीं करते हैं कि अलग अलग प्रजाति या वंश के लोग अलग अलग जातियों के होते हैं। वे केवल एक और उसी ही जाति के अलग रूप है। ऐसे में वे आपस में दूसरी जाति से संबंध करके ऐसी संतान पैदा कर सकते हैं जो संतान पैदा करने के योग्य होती है और बांझ नहीं होती। बाबा साहब आगे लिखते हैं, जाति व्यवस्था के पक्ष में वंश और मानव के विकास के बारे में कई तरह की बकवासपूर्ण बातें की जाती है।
ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जाति व्यवस्था की तब की आलोचना करते जब यह मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप होती, क्योंकि उचित माध्यम से वंश में सुधार का विरोध थोड़े ही लोग करते हैं। लेकिन किसी के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जाति व्यवस्था को न्यायसंगत कैसे माना जा सकता है। जाति व्यवस्था एक घटिया व नेगेटिव सोच की किस्म की प्रथा है। यह अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में विवाह करने से रोकती है, जो कि शादी के लिए चुनाव का सकारात्मक तरीका नहीं है। यह तय करता है कि एक खास जाति के किन दो व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए। यदि जाति व्यवस्था मानव विकास के विज्ञान पर आधारित है तो उपजातियों का आधार भी मानव विकास के क्रम में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता से यह दावा कर सकता है कि उपजातियों की शुरुआत भी मानव विकास के विज्ञान के कारण हुआ है? मेरा विचार है कि इस तरह की मान्यता के पक्ष में बहस करना व्यर्थ है, और इसका कारण बहुत साफ है। यदि जाति का मतलब नस्ल या प्रजाति तो उपजातियों का में पाए जाने वाले अंतर वंश का अंतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपजातियाँ एक ही नस्ल की काल्पनिक शाखा है। इससे स्पष्ट है कि उपजातियों के बीच परस्पर विवाह खान पान पर रोक वंश व रक्त की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं हो सकती। लेकिन उपजातियाँ मूलतः मानव विकास से संबंधित नहीं है, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं हो सकती। यदि जाति की शुरुआत नस्ल या वंश सुधार विज्ञान होता तो आपस में शादियों के खिलाफ रोक समझ में आ सकती है। लेकिन जाति और उपजाति के बीच खान पान पर रोक का क्या उद्देश्य है? आपसी खान पान में रक्त पर कोई असर नहीं होता है, और इससे नस्ल को अच्छा या खराब बनने या गिरावट से कोई संबंध नहीं हो सकता। इससे साबित होता है कि जाति पाति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, और जो लोग इसे मानव विकास पर सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं वे एक ऐसे आधार का सहारा ले रहे हैं जो सरासर अवैज्ञानिक है। आज के समय में इस सुंदर संतान की प्राप्ति की व्यावहारिक संभावना तब तक नहीं बन सकती जब तक कि वंशवाद के बारे से सही व आनुवंशिक वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी। प्रोफेसर वेटसन ने अपनी किताब मेडल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ हेरेडिटी में कहा है कि यदि किसी संतान में कुछ अच्छे गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। यह भी संभावना हो सकती है कि संतान में जो बेहतर या अधिक शारीरिक गुण पाए हैं वे किसी खास जैविक तत्व के होने की बजाय विभिन्न कारणों के संयोग का परिणाम है। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का सिद्धांत मानव विकास से संबंधित है आजकल के हिंदुओं के पुरखों के बारे में वंश परंपरा की ऐसी जानकारी देना है जिसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं है। किसी पेड़ के बारे में सही निर्णय या आंकलन उनके फलों से करना चाहिए। यदि जाति मानव विकास के आधार पर है तो किस तरह के नस्ल के लोगों को पैदा करने चाहिए थे। शारीरिक तौर पर हिंदू प्रजाति सी दर्जे के लोग हैं। बाबा साहब यहाँ कहते हैं कि शारीरिक तौर पे देखा जाए तो हिंदू प्रजाति सी दर्जे के लोग हैं। इनकी वंश के लोग आकार में छोटे व बौने लोगों की नस्ल है, जो कद में छोटे होने के साथ शक्ति में भी खाली है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसमें 9/10 भाग फौजी की सेवा के लिए नाकाबिल घोषित किया गया है। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हिंदुओं के एक खास वर्ग के स्वार्थ और अहंकार का पोषण होता है, जिसका सामाजिक दबदबा इतना ऊंचा है कि उन्होंने इस जाति पाति की व्यवस्था को बनाए रखा है, और उन्होंने इस व्यवस्था को अपने से निचले तबके के लोगों पर जो ज़बरदस्ती लागू भी कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि जाति प्रथा मानव विकास के आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था समाज के ऐसे लोगों की देन है जो अपने छल बल
और चतुरता से समाज के अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व व प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए हैं और चालाकी व कुटिलता से अपने अहम की पूर्ति के लिए वह सर्वस्व को स्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने जाति प्रथा को जन्म दिया है। बाबा साहब आगे लिखते हैं, यह लाइन ज़बरदस्त लिखते हैं, जाति से आर्थिक विकास नहीं होता है, जाति से वंश से सुधार भी नहीं होता है। हाँ, जाति ने एक काम जरूर किया है कि इसने हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़कर अलग थलग कर दिया है और इन्हें अनैतिक हताशा की अवस्था से पटक दिया है। सत्तर सालों पहले बाबा साहब ने ये बात लिखी और आज़ादी के इतने सालों बाद भी कुछ लोग ये बात समझ नहीं रहे, क्योंकि वो लोग आपको ऐसा इतिहास आपके दिमाग में डाल रहे हैं कि जो उसके समर्थन और सपोर्ट में है। ऐसी सच्चाई भरी बातें आपके दिमाग में नहीं डालेंगे। मेरा कार्य था ऐसी चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक है। मैं पहले भी कहता था और अभी भी कहूँगा कि क्या कोई कह सकता है कि पृथ्वी की जब शुरुआत हुई तब आपके दादा परदादा दादी का नाम क्या था, उसका वंश धर्म क्या था, ठीक है, वो नहीं मालूम तो आप कैसे कह सकते हो खुद को कि आप वो हो, आपकी जाति वो है, आपकी जाति वो है, ठीक है। तो खास आज के युवा वर्गों को विनम्र अपील है कि किसी की भी बातों में आके रोड पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए, ठीक है। मेरा कार्य था आप लोगों तक ये बात पहुंचाना, आगे का कार्य आपका। अंत में यही कहना चाहूँगा कि अरे मूर्ख, मत पूछ किसी को जाति और उसका वंश, ये पूरी प्रकृति हमारा परिवार और हम सब मात्र उसका छोटा सा अंश। जिसको ऐसा लगे ना कि खुद की जाति बहुत बड़ी है और खुद वो है, ऐसे है, उसको खुद को उसकी 10,000 या 15,000 साल पीछे जाना चाहिए और उसके दादा परदादा कौन थे वो चेक करना चाहिए, तो मालूम हो जाएगा कि वो कौन सी मिश्र जाति की पैदाइश है। थैंक यू। आप लास्ट में स्टॉप करके भी ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये पेजेस। थैंक यू।